हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इंड एस 110 का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट एंटिटी से रिलेटेड। क्या कहता है कंसेप्ट? इन्वेस्टमेंट एंटिटी के बारे में बताता है। ये सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो अपने फंड्स को जगह जगह पर इन्वेस्ट करती है, यानी इन्वेस्टर्स के फंड्स को जगह जगह पर इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टर्स को क्या दे के देती है? रिटर्न दे के मतलब ला के देती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एन एंटिटी दैट ऑब्टेन फंड्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड कमिट्स टू इट्स इन्वेस्टर फॉर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। यानी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मान लो मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हूँ रोहन लिमिटेड, मैं अलग अलग इन्वेस्टर से अलग अलग लोगों से पैसा लूंगा और उनके पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूंगा और वहाँ से जो रिटर्न आएगा मैं उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न वापस दूंगा। मैंने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस करा कि आप मेरे को अपना पैसा ला के दो, मैं आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करूंगा, मैं आपके पैसे को मैनेज करूंगा और आपको अच्छा रिटर्न ला के दूंगा। मैं एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हूँ। कंसोलिडेशन के पर्पज से अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं? इफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज़ एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज then consolidation will not be done and measurement of those subsidiaries will be done at fair value through profit and loss। अगर आपने इंड एस 109 करा हुआ है तो आप एफ मेथड को बहुत अच्छे से जानते होगे। नहीं करा हुआ है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एफ मेथड के अकॉर्डिंग अपन किसी भी असेट लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं हमेशा। और जब भी किसी रिपोर्टिंग डेट पे उसकी फेयर वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है या फिर कम होती है, उस बढ़ती है या फिर कम होते हैं यानी इंक्रीज और डिक्रीज को हम कहाँ डालते हैं? फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। यानी मेन जो हमारा असेट लाइबिलिटी है उसको अपन फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे हमेशा, और जो भी फेयर वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज होगा उसको अपन पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कोई सब्सिडरी है तो उन सब्सिडरी का कंसोलिडेशन नहीं करेगा अपनी बुक्स में, लेकिन उन सब्सिडरीज को एज एन इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में शो करेगा एज पर एफवीटीपीएल मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। अपनी अकाउंटिंग के पर्पज से अपन इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़, अगर एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही या फिर एक एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गई, कहने क्या बोला? एक अकाउंटिंग अपन करेंगे इस चीज़ की कि एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही। दूसरी किस चीज़ की करेंगे? एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी अब से इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गई, यानी अभी तक नहीं थी अब बन गई, और एक क्या था? अभी तक थी अब नहीं रही। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि व्हेन एन एंटिटी सीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, यानी अब से वो एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, इट विल अप्लाई इंड एस 103। इंड एस 103 कौन सा होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंड एस होता है, जिसमें अपन डेट ऑफ एक्विजिशन पे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। द फेयर वैल्यू यानी हमारा कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। मैंने क्यों बोला? क्योंकि अपन को क्या पता है कि अपन हमेशा हमारे जो हमारी सब्सिडरीज होती हैं उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से मेजर करते हैं। तो हमारा फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट रहा हमेशा। बिल्कुल। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? हमारा जो बुक्स में दिख रहा होता है, बुक्स में क्या दिखेगा? फेयर वैल्यू। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे अपन मेजर कर रहे हैं। तो द फेयर वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ सीज विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड कंसिडरेशन। क्या करते हैं अपन? इंड एस 103 में अपन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब अपन एक फर्म को, एक सब्सिडरी, एक कंपनी को अपन अक्वायर कर रहे हैं, तो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अकाउंटिंग अपन करते हैं कब, किस हिसाब से करते हैं? कौन से इंड एस के हिसाब से करते हैं? इंड एस 103। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और आगे जाकर के जब भी अपन कंसोलिडेट करेंगे हर बैलेंस शीट डेट पे, वो किसके हिसाब से करते हैं? इंड एस 110 के हिसाब से। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो अकाउंटिंग होती है वो 103 के हिसाब से होती है, और आगे जाकर के जब भी अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं वो सारी एज पर इंड एस 110 होती है। तो आज के डेट पे क्या हुआ? मेरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी अब से इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, तो मैं आज की डेट पर इंड एस 103 की अकाउंटिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा? मेरी गुडविल कैलकुलेट करूंगा। कैसे? मेरा डीम्ड कंसीडरेशन, मैंने क्या बताया आपको? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है हमारा? डीम्ड कंसिडरेशन मतलब परचेज कंसिडरेशन, एड एनसीआई ऑन द चेंज ऑफ स्टेटस, एनसीआई जिस दिन वो सीज हुई, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एज पर इंड एस 103 वाले। इंड एस 103 में अपन आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं? सारे के सारे एसेट्स को अपन फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेते हैं। जो भी एसेट्स होता है उसको अपन फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं अपनी बुक्स में। ठीक है। उससे अपना क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा, या फिर अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो क्या हो जाएगी? हमारी गेन ऑन बार्गेन परचेज हो जाएगी। तो ये अपन अकाउंटिंग करते हैं व्हेन एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सीजेस टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। जिस दिन वो सीज हो गई, जिस दिन से वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, उस दिन अपन ये अकाउंटिंग करते हैं। चलिए अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए लिमिटेड सीज्ड टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी फ्रॉम 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 से ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, ऑन विच डेट इट वॉज होल्डिंग 80% ऑफ बी लिमिटेड। द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड विच वॉज मेजर्ड एट प्रॉफिट एंड लॉस वॉज 4 लाख, हमारा कैरिंग अमाउंट। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेटस इज 1 लाख, अपने को एनसीआई की वैल्यू दी हुई है 1 लाख। द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एज पर इंड एस 103 के हिसाब से हमें नेट एसेट्स भी दे रखे हैं 4,50,000 के। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, सिंपल जो अपन ने अभी कैलकुलेशन समझी उस हिसाब से अपन इसमें गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमारा डीम्ड कंसिडरेशन, हमारी कैरिंग अमाउंट 4 लाख की, एनसीआई कितना है? 1 लाख का, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने? 4,50,000 के, हमारी गुडविल आ गई 50,000, एंट्री कर देते हैं। मैंने सब्सिडरी मैंने क्या बोला आपको? अपन इंड एस 103 के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, यानी हम नेट एसेट्स हमारी बुक्स में लेके आएंगे 4,50,000 के।
गुडविल कैलकुलेट करिए अपन ने 50,000 की। एनसीआई रिकॉग्नाइज होगा अपनी बुक्स में, एनसीआई इज अ लाइबिलिटी, तो जब लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है तो क्रेडिट होती है। और इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड हमारा डीम्ड कंसिडरेशन, जो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है एक तरह से, हमारा डीम्ड कंसिडरेशन मतलब परचेज कंसिडरेशन, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है 4 लाख का हमारा जो डीम्ड कंसिडरेशन है, अपन ने एंट्री कर दी बेसिकली और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन एंटिटी सीज टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है, जिस डेट पे वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं रही, उस डेट पे अपने को इंड एस 103 की अकाउंटिंग करनी है। इंड एस 103 की अकाउंटिंग का मतलब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आइडेंटिफाइबल नेट एसेट होने चाहिए। वो कौन से होंगे? इंड एस 103 वाले, यानी फेयर वैल्यू वाले। एनसीआई हमारे पास होगी, और जो हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट चल रही होगी, भाई अभी तक तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी वो, तो अभी तक तो जो सब्सिडरी थी वो उसको किस पे मेजर कर रही थी? वो फेयर वैल्यू मेजर कर रही थी। यानी हमारी जो बुक्स में जो उस सब्सिडरी का, जो मैंने यहाँ पे बताया वी लिमिटेड जो है इस केस में, वो किस पे दिख रहा होगा? फेयर वैल्यू पे दिख रहा होगा। तो उस फेयर वैल्यू को अपन एज अ डीम्ड कंसिडरेशन, एज अ परचेज कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे हमारी कैलकुलेशन पर्पस के लिए इंड एस 110 के हिसाब से। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।